जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि जो फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही कम समय बचे हैं। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस चला रहा है, तो ये हम लोग का दूसरा सेट प्रैक्टिस है। पहला जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ये अग्रवाल एग्ज़ाम काट बुक से हम लोग सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। प्रत्येक सेट में यहाँ पर आपको 100 प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये सेट हम लोग का 2 है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न हमें यहाँ से स्टार्ट हुआ समान अध्ययन का, और पहला प्रश्न ये रहा। यहाँ पर प्रश्न है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। चकबंदी से आपको क्या अभिप्राय है। तो ये जो चकबंदी से अभिप्राय है, ये भूमि एकीकरण का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमि एकीकरण का। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। नमक मार्च आयोजित कहाँ किया गया था। तो ये अहमदाबाद से दांडी तक ये जो नमक की मार्च है, ये आयोजित किया गया था। कुल 87 लोगों के द्वारा यहाँ पर अहमदाबाद से समुद्री तट गांव एक दांडी है तक पैदल चलकर करीब ये 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर यह विरोध भंग किया गया। तो ये जो नमक भी ये क्या बोलते हैं, नमक मार्च होता है, ये 6 अप्रैल, ठीक, 6 अप्रैल 1900 ये पी है 1930 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला पॉइंट तीसरे नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर है कि भारत में लोसूंग या लोसांग, यहाँ पर भारत में 2 है, लोसूंग ये अलग एक ही है, लोसूंग या लसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो यह जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह है आपका सिक्किम का। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सिक्किम का ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक। चलिए और ये जो लोसांग त्यौहार ये मनाया जाता है, तो ये आपको बता दें कि ये भूटिया जनजाति एक है, उसी के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक है द कैलकटा क्रोमोसोम। यहाँ पर द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखिका के द्वारा लिखी गई है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। ये जो द कैलकटा क्रोमोसोम है, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको मलेरिया के मच्छर का तहकीकात की गई है। यहाँ पर जो इस पुस्तक में मलेरिया के मच्छरों का तहकीकात किया गया है इस लेखक के द्वारा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट इसमें जो हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम बताते चलेंगे। तो यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 31 अक्टूबर। और यह 2014 से मनाना स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो इथोपिया की मुद्रा बिरा है। क्या है, इथोपिया की मुद्रा बिरा है। अगला पॉइंट देखिए 7वें नंबर प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ये जो अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 8वें नंबर क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। यहाँ पर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र, US, UK, फ्रांस और चीन। यहाँ पर ये 5 हो जाएंगे, ठीक। राइट आंसर इसका डी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर ये जो आपको बता दें, ये जो अस्थाई सदस्य तो इसकी संख्या 5 होती है, और इसमें जो अस्थाई सदस्य होते हैं उसकी संख्या 10 होती है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। यह जो IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था, तो यह कब किया गया था, ये 2005 में किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा 2005। और यहाँ पर जो IT अधिनियम, तो ये IT का जो फुल फॉर्म होता है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं 10वें नंबर हम लोग का, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर इसको नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई, यानी कि यह किस देश से ली गई है। तो यह जो लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए कर लीजिए, यह आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। और इसका जो संविधान में वर्णन है, यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर ये 4 है भाग, तो ये 36 से लेकर 51 तक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, यहाँ पर बोला गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो समझते हैं। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में 22 भाषाओं की है जो मान्यता प्राप्त है। आरंभ में कुल 14 भाषाओं को लिया गया था। आरंभ में 14 भाषाओं को लिया गया था। समय समय पर इसका संशोधन करके यहाँ पर 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 में किसको जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया। और उसके बाद 2003 में जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को। तो ये कुल मिलाकर 14 को और 8 को बाद फिर जोड़ा गया, तो ये मिलाकर 22 को हो गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 12वें नंबर है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है, किस श्रेणी में किया गया है पूछा गया है। तो यह जो किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में किया गया है। जो यहाँ पर जबरन श्रम और मानव तस्करी, तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये वर्णन किया गया है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह जो है अनुच्छेद 23 के 1 के अंतर्गत मानव व्यक्तियों को अवैध प्रतिबंध है। ठीक, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये जो वर्णन किया गया संविधान के अनुच्छेद 23 के ए में वर्णन किया गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 13 नंबर है कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यहाँ पर मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो 4 साल का होता है, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 साल का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 14 नंबर है कि कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। यहाँ पर कुतुबउद्दीन ऐबक जो था यह किस वंश का संस्थापक था। तो यह सिंपल सा, यह गुलाम वंश का संस्थापक था। यह कब से कब था, तो ये गुलाम वंश का आपको बताते कि ये पहला संस्थापक था। ये जो गुलाम वंश का कुतुबउद्दीन ऐबक था यह पहला संस्थापक था, जो कि यह 1206 से लेकर 1210 तक रहा था ये अपने शासन में। 1206 से लेकर 1210 तक। और ये जो गुलाम वंश की दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तो यह किया कितने वर्षों तक किया था, ये 1206 से यह स्टार्ट हुआ था और ये 1290 तक किया था। यहाँ पर इसको 1290 तक किया था अपना राज ये दिल्ली सल्तनत पर। ठीक, गुलाम वंश। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये हम लोग का 15 नंबर, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार कुतुबउद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबउद्दीन ऐबक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है 16वां नंबर है कि 2013-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक, यहाँ पर जो 1913-14 में आंदोलन हुआ था ताना भगत, इसके नेता कौन थे। तो इसके नेता जतरा भगत है। कौन थे, इसके नेता जतरा भगत है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। ठीक, और ये बिहार में हुई थी। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारों के विरुद्ध किया गया था। जतरा भगत के यहाँ पर जो इसके जन्म के बारे में जानते हैं, तो इनका जन्म
वर्तमान गुमला जिला के बिशुनपुरा प्रखंड के चिंगारी गांव में हुआ था। गुमला जिला के बिशुनपुरा प्रखंड के चिंगारी गांव में हुआ था। ये 1888 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में जन्म हुआ था जतरा भगत का। चलिए अगला पॉइंट 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? यहाँ पर जायद फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? तो गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायद फसल में गेहूं की खेती की जाती है। अगला पॉइंट 18वें नंबर है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। निम्नानुसार यानी कि कौन सा है? तो ये हाइग्रोमीटर है। कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय सापेक्षता आर्द्रता कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट 19 नंबर हम लोग का है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है? तो यहाँ पर जो हम्पी स्मारक समूह है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? प्रभावी सीमा कहा जाता है भारत और चीन के बीच। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? प्रश्न है कि भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये आप लोग भली बात जानते होंगे, इससे परिचित होंगे कि ये नोटबंदी कब हुआ था। तो ये जो आपका नोटबंदी होता है ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब हुआ था नोटबंदी? ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जिसमें आपको 500 के और 1000 के जो नोट है उसको प्रतिबंध लगाया गया था, उसको बंद कर दी गई थी। ये जो हुआ था ये दूसरा बार नोटबंदी हुआ था। ये 8 नवंबर 2016 का जो नोटबंदी हुआ था ये दूसरा बार हुआ था। पहला बार कब हुआ था? तो ये 16 जनवरी 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1978 में पहला बार हुआ था, जिसमें ये जो जनता पार्टी के गठबंधन सरकार ने 1000, 5000, 10,000, पहले कितने का नोट था? 1000 था, 5000 था और 10,000 नोटों का विमुद्रीकरण किया था। वो पहला बार किया था। कब? 1978 में। 16 जनवरी 1978 में पहला बार और ये 8 नवंबर 2016 को ये दूसरा बार हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें हम लोग का निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो जीएसटी सबसे पहले लागू किस देश के द्वारा किया गया था? तो यह फ्रांस के द्वारा किया गया था। ठीक, ये फ्रांस के द्वारा 1954 में फ्रांस के द्वारा यह जीएसटी लागू किया गया था। और यहाँ हम लोग के भारत में 1 जुलाई 2017 में यहाँ पर भारत में ये जीएसटी लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का मेक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मेक्सिको की मुद्रा यहाँ पर पेसो है। क्या है? मेक्सिको की मुद्रा पेसो। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जकार्ता हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अगला पॉइंट हम लोग का 25 नंबर है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो लखनऊ घराना का संबंध है ये संगीत और नृत्य से। किससे है? संगीत और नृत्य से लखनऊ घराना का संबंध। अगला पॉइंट देखिए 26 नंबर कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? यहाँ पर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल आपको ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में है। ये कोलकाता में है। और ये जो आपका गुप्तचर स्कूल है यहाँ पर ये केंद्रीय गुप्तचर स्कूल है। तो ये 3 है, कुल 3 स्कूल है। पहला है आपका चंडीगढ़ में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा हैदराबाद में। ये 3 गुप्तचर स्कूल है, प्रशिक्षण स्कूल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 27 नंबर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? गलत है कौन सा? यहाँ पर जो गलत है
तो बिल्कुल सही यहाँ पर जो आपका गलत पूछा गया ना, हाँ, तो ये जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व, यहाँ पर जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान से पूछा गया। ये तीनों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये जो तीनों है आपका राजस्थान में, लेकिन ये जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, तो इसीलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। यह प्रश्न हम लोग का है कि डोलू कुनीथा, ये जो डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो डोलू कुनीथा ये लोक नृत्य है, यह लोक नृत्य कर्नाटक का है। ठीक, कहाँ का है? यह कर्नाटक है। डोलू करना ये लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये जो डोलू, तो इस डोलू को ये क्या बोलते हैं? डोलू को यहाँ पर कन्नड़ भाषा में ढोल कहा गया। ठीक, डोलू को कन्नड़ भाषा में ढोल कहा गया है, और यहाँ पर जो कुनीत है तो इसको कन्नड़ भाषा में नृत्य बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ढोल नृत्य इसका होता है तो कन्नड़ भाषा में, तो ये डोलू कुनीथा हो गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई? यहाँ पर कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है जो जॉन पियर्स हैरिसन के द्वारा लिखा गया है? तो बिल्कुल वह जो जीवनी है आपका एज ऑफ टाइम, यह इन जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का देखते हैं। 30 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है? कौन लगा सकता है? तो यह जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह प्रतिबंध लगा सकता है। ये जो 23-24 ये क्या बोलते हैं, तो यह भारतीय अनुच्छेद के 23-24 में ये वर्णन है। और यहाँ पर ये जो 24 और यहाँ पर 24 वर्ष से लेकर 14 से नहीं, यहाँ पर 14 वर्ष की कम आयु वाला। ठीक, अनुच्छेद ये 24 में है। 24 में 14 वर्ष से कम वाले बच्चों पर जो कल कारखानों में काम करते हैं, जोखिम भरा काम करते हैं, तो उस पर यह प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये हम लोग का भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 आर्टिकल यानी कि धारा अनुच्छेद 326 के अनुसार हर राज्य का विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी वर्षों की होनी चाहिए? तो चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्षों की होनी चाहिए। ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। 32 नंबर क्या है? प्रश्न है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है गंग राजवंश से संबंधित है, और गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, और ये अथक 12 वर्षों तो इसको बनाने में 12 वर्षों का समय लगा था। चलिए अगला पॉइंट देखिए। यहाँ पर हम लोग का है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एड्रेस बता दिया गया है। एड्रेस यानी कि पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो शहर है वह मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि डॉक्टर के पर्चों पर RX प्रतीत, यहाँ पर जो ऐसे पर्चा होता है और यहाँ पर देखिएगा तो RX लिखकर ये डॉक्टर अपना दवा लिखता है। ठीक, तो ऐसा यह बोला गया है कि ये RX मान्यता क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है आपको, इसका मतलब होता है लेना। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेना। लैटिन भाषा में RX एक प्रतीक होता है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेक। इसका अंग्रेजी में क्या होता है अर्थ? इसका अंग्रेजी में अर्थ टेक होता है। टेक अर्थात आसान, इसको टेक अर्थात लेना। आसान भाषा में कहा जाए तो डॉक्टर इन दवाओं को लेने के लिए बोलते हैं, और जो पर्ची पर लिखी होती है इसी कारण से डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखते हैं। ठीक, तो ये समझ गए। ये इसका RX का मतलब होता है यहाँ पर लेना, यानी कि दवाई लेना। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरियो के कारण होता है। बैक्टीरियो के कारण कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर जो आपका निमोनिया रोग है ये बैक्टीरियो के कारण होता है। निमोनो एक फेफड़ा का इन्फेक्शन है। आप समझ जाए सिंपल भाषा में कि जो निमोनिया है जो ये फेफड़े का इन्फेक्शन है, इसमें आपको तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो ये आप मत समझिएगा कि कोरोना है, ये निमोनिया भी हो सकता है। जैसे आप लोग पिछले बार कोरोना के घर में सब यही हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार, खांसी, ये वही लक्षण है न, ये कोरोना वाला ही। चलिए अगला हम प्रश्न हम लोग का है कि 36 नंबर, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। TMV का पूर्ण रूप क्या है, तो टेबुकोमेजेक वायरस। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो समझिए कि रबी फसल कहते किसको हैं। तो रबी फसल इसका जो अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होता है और इसका जो मार्च अप्रैल में कटाई होता है, इसको रबी फसल बोलते हैं। और इसमें जो फसल उगाए जाते हैं इन दिनों के बीच, तो यहाँ पर सरसों उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोहड़ा इस समय नहीं उगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो रबी फसल में नहीं आएगा ये कोहड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर है पडाक्कल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर क्या है, भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा जिला था जिसमें यह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये चिपको आंदोलन ये कब हुआ था, 1970 में हुआ था। चिपको आंदोलन आपको याद रखना है 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था और ये चमोली जिला में है। कहाँ पर है ये, चमोली जिला में हुआ था। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूसा का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, यहाँ पर नई दिल्ली। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का 41 निम्नलिखित विकथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, इसको पढ़कर और विकल्प को चुनना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला कथन हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कच्छ का ग्रेट रन भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कच्छ का ग्रेट रन और लिटिल रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहला हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय घुड़क्खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रन में है। इस क्षेत्र को घुड़क्खर अभयारण्य घोषित किया गया जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, दोनों हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लिए। तो इसमें जो हम लोग का सही स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट आपका देखिए पहला सही है और दूसरा भी सही है, तो ये अभी दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं 42 नंबर, इरविन गांधी समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है यह हस्ताक्षरित हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 1931 में। इसका जो फुल टाइम है वो 5 मार्च 1931 उसमें हुआ था। ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसको दिल्ली फैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली फैक्ट भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम लोग का है कि जन गण मन इसके द्वारा लिखा गया। तो आप जन गण मन ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो ये जो ठीक है, इसको पहले बार जो ये जो हम लोग का ये जो जन गण मन है ये पहली बार कब गाया गया था, तो यह पहली बार 27 दिसंबर, आपको याद रखना है 27/12
27/12/1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया था। लेकिन ये जो हमारे संविधान में कब अपनाया गया था, तो ये हमारे संविधान में 24 जनवरी, आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को ये संविधान में हमारे पहली बार अपनाया गया था। ठीक, पहली बार ये गाया कब गया था, तो 27/12/1911 में, और ये अपनाया गया था संविधान के द्वारा 24/1/1950 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह इन जिलों में स्थित है। तो ये जो चित्रकूट जगह है ये किस जिले में है? ठीक, तो ये चित्रकूट आपको सतना जिला में है। सतला जिला पूछा गया ना जी, हाँ जिला में है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। खजुराहो ... शासकों की राजधानी थी। तो ये जो खजुराहो थी ये चंदेल शासकों की राजधानी थी। सिंपल सा है, ये चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसका काम कौन करेगा? तो उसका काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का यह अध्यक्ष होता है, यही करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर के मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित है। तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में निहित है। तीसरा भाग जो होता है अनुच्छेद आपको 12 से लेकर 35 तक होता है। तीसरा जो होता है भाग ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होता है। इसमें आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। चलिए प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 48 नंबर है कि राष्ट्रीय गान के लघु संस्करण का वादन का लगभग ... सेकंड होता है। तो इसका जो यहाँ पर राष्ट्रीय गान है, यहाँ पर इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत होता है, तो राष्ट्रीय गान यहाँ पर जनगण मन को कहते हैं, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय गीत होता है उसको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहते हैं। राष्ट्रीय गान गाने में आपको 52 सेकंड लगता है, और ये जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला पॉइंट 49 नंबर हम लोग का, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। तो ये बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़कते हैं वो घर्षण घटाने के लिए छिड़कते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? घर्षण घटाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु जीवाणु से मुक्त ... के द्वारा बनाना चाहिए, तो उबालने के द्वारा बनाना चाहिए। यहाँ पर उबाल कर इसको रोगाणु जीवाणु से मुक्त बनाना चाहिए, बनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 51 नंबर है कि जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी तथा दानेदार अनुभूति होती है, क्योंकि तो यहाँ पर जब हम नाशपाती फल है, नाशपाती को जब हम लोग चबाते हैं तो यहाँ पर कुरकुरी और दानेदार अनुभूति है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रस्तर कोशिका या दृढ़ कोशिका की उपस्थिति उसमें होती है, इसलिए वह कुरकुरी होती है। यहाँ पर कौन सा? प्रस्तर कोशिका या दृढ़ कोशिका की उपस्थिति होती है। उन उपस्थिति यानी कि मौजूद रहता है उसमें। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवाशाला। यहाँ पर जल जीवशाला जो है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पर हम लोग का है कि उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। यहाँ पर प्लांट एनिमल कहलाता है जिस उसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं, तो वह यूग्लिना हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? यूग्लिना। राइट आंसर आप सीख कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्य, महिलाओं
सॉरी, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न अंगों में से कौन सा एक है मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये जो शुक्राणु है ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। आयोडीन और पोटेशियम का जो प्रचुर स्रोत है वह हो जाएगा कैल्फ। ये जो कैल्फ है ये आयोडीन और कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि मुख्य की गुहिकाएँ, रक्त वाहिकाएँ, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। किसके साथ? तो यहाँ पर जो रेखित किए जाते हैं यह कहते हैं सल्की उपकला के साथ। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ये कर लीजिएगा, सल्की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। अगला पॉइंट 57 नंबर हम लोग का है कि नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह है एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपने बाह्यतम कोषों को पूर्ण कर सकता है। कौन कर सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 58 नंबर है कि नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं डॉट 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 कहलाती है। नाभिकों में जो संरचित धागे जैसी संरचनाएं होती हैं वह क्या कहलाती है? तो बिल्कुल वह कहलाती है आपको क्रोमैटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन के बारे में, ये क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक आनुवांशिकी सामग्री का द्रव्यमान होता है। ठीक, यह यूकैरियोटिक सेल विभाजन के समय गुणसूत्र बनाने में अनुकूल होता है और यह कोशिका के नाभिक में स्थित रहता है। ये कोशिका के नाभिक में स्थित रहता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये हम लोग का केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताएं। केवल पादप कोशिकाएं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लवक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है हम लोग का है, यहाँ पर 1 बिलियन में 250 ग्राम जल 1 बिलियन में 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करें। परिकलन यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का, यहाँ पर 50, इसके बटे में 250 प्लस 50 हो जाएगा और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 50/300। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 2 0 से 2 0 और फिर इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को बचा 50/5 बचा। तो इसको हम लोग जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये हम लोग का 16.7% होगा। 16.7%, जो कि हम लोग का ऑप्शन ए में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह क्या हो जाएगा, जब वह नींद की स्थिति में लेटता है तो वह लगाया गया जो दाब होता है वह न्यूनतम होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो ये जीन होता है। आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति कौन इसमें नहीं देता है? तो ये जो अशुद्ध जल है, यह विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देना है। यह शुद्ध जल यानी कि यह शुद्ध जल है। ठीक, यह शुद्ध जल, अशुद्ध जल इसमें जो आपका विद्युत प्रवाह नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव संहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव संहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। रात्रिचर पक्षी यानी कि इसका उदाहरण है उल्लू। ये जो उल्लू है आपको हर एक जगह पर पाया जाता है। ये सबसे बुद्धिमान पंछी है। यह प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। इसको रात में दिखाई देता है। यहाँ पर रात्रिचर का मतलब कि रात में दिखाई देने वाला। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 66 नंबर क्या है कि किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये विद्युत ऊर्जा का इकाई है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगला पॉइंट है कोशिका अंगज जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह सूत्रकर्णिका कहलाता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर है, कर लीजिए, सूत्रकर्णिका कहलाता है। अगला पॉइंट हम लोग का 68 नंबर की बड़े कुटकुट फ्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? यहाँ पर बड़े कुटकुट फ्रम का जो निर्माण है ये क्यों किया जाता है, यही प्रश्न है। तो यह किया जाता है, यहाँ पर चाहिए ऑप्शन में डी होगा, यानी कि सभी होगा। क्या क्या है? तो इसमें सिर्फ कुट पालन के विकास के लिए निम्न रख रखाव की आवश्यकता है। सिर्फ बड़ी संख्या में अंडे देने के लिए बहुत अच्छे अस्फुटनशाला का विकास करना। सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रायलर को पालने हेतु तो उपयोग में से सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। इसकी जो लंबाई वो छोटी आंत की ये महिलाओं और पुरुषों में अलग होती है। ठीक, अलग अलग इसकी लंबाई थोड़ा इधर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पुरुष में इसकी लंबाई 22 फीट 6 इंच होती है। ठीक, और ये महिलाओं में 23 फीट 4 इंच होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी है? यहाँ पर पैदाइशी यानी कि यह वहाँ का प्रमुख है, या क्या बोलते हैं उसको, यहाँ फेमस बोलते हैं ना, तो वही पैदाइशी है। तो किस राज्य की है? यह तमिलनाडु की पैदाइशी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है श्री महाकालेश्वर मंदिर डॉट डॉट शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो ये जो श्री महाकालेश्वर मंदिर है ये उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए 72 नंबर की उन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक कथन गलत है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी का देख रहे हैं, यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से 2 अजैव नवीकरणीय पदार्थों को चयन करना है। इसमें यहाँ पर देखिए ये सूची में दिया गया है, इसमें से 2 अजैव नवीकरणीय पदार्थों को चुनना है। कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? चांदी का वर्क और ऊनी दस्ताने। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं, चांदी के ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चांदी का वर्क और DDT होगा। यहाँ पर राइट आंसर आप डी कर लीजिए। ये जो है ये 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये 74 नंबर हम लोग का है कि किसे शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो यहाँ पर जो आपका लाला लाजपत राय जी हैं इन्हीं को शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में हुआ था। आपको याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 में हुआ था। ठीक, और वो भारत के महान क्रांतिकारी थे। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। और इनका जो संपूर्ण जीवन है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ने में निकल गया। वे पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व थे, इसीलिए उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है मिशन 41,000 ऊर्जा बचाने के लिए डॉट द्वारा आरंभ किया गया। तो ये मिशन 41,000 ऊर्जा बचाने के लिए यह मिशन रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और रेल मंत्रालय सुरेश प्रभाकर प्रभु के द्वारा यह किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है? मध्य प्रदेश के राज्य क्रीड़ा क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य क्रीड़ा, यानी क्रीड़ा का मतलब खेल होता है। और ये मध्य प्रदेश का राज्य क्रीड़ा जो खेल है वह मल्लखम्ब है। ये मल्लखम्ब क्या होता है? तो ये मल्लखम्ब भारत का एक पारंपरिक खेल है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय खेल घोषित किया है, जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंभे या रस्सी के ऊपरी तरह रस्सी के ऊपर, यहाँ पर रस्सी के खंभों के ऊपर एक रस्सी होता है,
तो इसके ऊपर तरह तरह के कसरत यानी कि तरह तरह के खेल दिखाते हैं। इसमें प्रयुक्त खंभों को, यहाँ पर जो खंभा होता है इस प्रयुक्त खंभों को मलखंभ ही कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये मलखंभ खेल क्या है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का हिंदी से है और यहाँ पर है हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ 77 नंबर क्वेश्चन से। ठीक, प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका ल देख रहे हैं ये पार्श्विक व्यंजन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सु प्लस आगत, स्वागत कौन सी संधि है? तो ये स्वागत जो है आपका यन संधि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संस्कार शब्द का अर्थ यहाँ पर है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संस्कार का अर्थ होता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? यहाँ पर देखिए इसको रेखांकित किया गया है थोड़ा सा। तो ये जो बुढ़ापा है ये संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर जो बुढ़ापा शब्द दिया गया है वह भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर आप ए कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का उपसर्ग यहाँ पर जो ने है ये कर्ता कारक का उपसर्ग है। यहाँ पर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं कारक के जो चिन्ह होते हैं 8 होते हैं। आप इसको हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहला कर्ता, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कारण से और संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की और अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे ए इत्यादि। ठीक, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मसृण का विलोम। यहाँ पर मसृण का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है रुक्ष। राइट आंसर बी कर लीजिए, इसका विलोम रुक्ष होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें उसको पत्र नहीं पढ़ा जाता, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, उससे पत्र पढ़ा जाता है, उससे पत्र पढ़ा जा रहा है। क्या सही है? तो इसमें जो आपको सही है वह ऑप्शन उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, ये जो ऑप्शन बी है ये व्याकरण से पूर्ण रूप से शुद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी के प्रश्न, इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर है कि व्हाट विल बी फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर विजार्ड का जो शब्द होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या कर लीजिए? हाँ बिल्कुल विजार्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसको हम थोड़ा सा टिक लगा देते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट conjunction either he is mad ... he finishes madness। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 85 का हो जाएगा और हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है कि in the following question some part of the which sentence may have errors, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option। if a sentence is free फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। तो यहाँ पर हम लोग को 4 वाक्य दिया गया है, यहाँ पर एरर खोजना है। कौन से वाक्यों में एरर है? तो ये पहला में जो है आपका यहाँ पर जो डेवलप देख रहे हैं इसी में एरर है। यहाँ पर डेवलप के जगह पर डेवलप्स होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर एस लास्ट में होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग 87 नंबर देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू फिल्ड इन विद एन appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option। 4 breaks of paradigm। यहाँ पर हैव आ जाएगा, यहाँ पर आप राइट आंसर हैव कर लीजिए, हैव बीन बाउट। ठीक, चलिए 88 नंबर यहाँ पर क्या है? तो ये 88 नंबर के यहाँ पर देखिए ऑपोजिट मीनिंग, यहाँ पर विलोम शब्द खोजना है। यहाँ पर डेविड है
डिवाइड का यहाँ पर विलोम खोजना है, क्या बोलते हैं, हाँ इसका विलोम खोजना है। तो यहाँ पर इसका जो विलोम होता है, इसका जो पहले मीनिंग खोया था, तो इसका मीनिंग होता है वंचित, और वंचित मतलब नहीं मिला या फिर खाली, इसको बोल सकते हैं। और इसका जो ऑपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट जो सही शब्द होगा यहाँ पर फुल हो सकता है, ठीक। फुल मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, यहाँ पर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम और फ्रेज। इसमें एडम्स और फ्रेज खोजना है। यहाँ पर ऑल हैंड ऑन डेस्क, इसका एडम और फ्रेज में हम लोग का जो अर्थ होगा कि एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न इसका, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसका जो फुल इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका विशेष परिस्थिति में मदद करने के लिए हर किसी की ज़रूरत है, इसका मीनिंग सही होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन राइटर इन द फोर डिफरेंट वे आउट ऑफ द विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो क्रिसमस या 4 ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ पर क्रिसमस लिखा गया, इसमें से कौन सा क्रिसमस सही है, तो ये ऑप्शन जो सी का क्रिसमस है, ये ऑप्शन सी का क्रिसमस है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला नहीं हम लोग का ये अगला प्रश्न यहाँ पर मैथ से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको पीडीएफ से बनाइएगा, और जो प्रश्न फंसेगा तो आप लोग बोलिएगा, टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, तो ये हम लोग का सेट 2 था, और जो सेट 3 होगा वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।